अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो एक एक्सरे मशीन उसे बस 2 सेकंड में पकड़ लेगी। हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर दिख जाता है। वही तो, स्क्रीन पर एक सफेद टेढ़ी लाइन दिखेगी और डॉक्टर आपसे सीधे कहेगा कि भाई ये रही प्रॉब्लम और ये रहा इसका इलाज। मतलब कितना आसान है ना ये सब। सही बात है। साइंस के पास हमारे शरीर की लगभग हर उलझन का एक सटीक एक इंजीनियरिंग जैसा जवाब मौजूद है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, जब आपका दिमाग उलझनों से भरा हो, जब कोई चोट बाहर नहीं बल्कि मेरा मतलब है मन के भीतर लगी हो, तब आपका डायग्नोसिस क्या होगा? तब तो मुश्किल है ना? अचानक वो सारी एडवांस्ड एक्सरे और एमआरआई मशीन्स बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसानी मन की इस धुंध को नापने का कोई आसान स्केल नहीं है। हम अपनी भावनाओं को, अपनी चिंताओं को या अपने अस्तित्व के संकट को किसी एक खांचे में फिट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल धुंधले और उलझे हुए हालात होते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन इसी धुंध को थोड़ा साफ करना है। बिल्कुल। और इसके लिए हम किसी मॉडर्न मेडिकल जर्नल का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने साहित्य का सहारा ले रहे हैं। हमारे पास जो मूल स्रोत हैं आज, वो फिलिप लोपोहित द्वारा संकलित एक बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ द पर्सनल एसे के कुछ अंश हैं। ये बहुत ही कमाल का कलेक्शन है। सच में, हम ये ढूंढने निकले हैं कि आखिर एक व्यक्तिगत निबंध यानी पर्सनल एसे असल में होता क्या है। कैसे बिना किसी मॉडर्न थेरेपी के सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में लोगों ने अपनी कमजोरियों को, अपने डर और अजीब ख्यालों को पूरी ईमानदारी से पन्नों पर उतारा है। हाँ, और इसमें अलग अलग दौर के लोग शामिल हैं। एकदम। इस सफर में हम प्राचीन रोम के दार्शनिकों, जापान और चीन के लेखकों और निबंध शैली के जनक मिशेल दे मोंटेन के मूल ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। और सच कहूं तो मैं इस बात से हैरान हूं कि हजारों साल पहले के लोगों के मन में ठीक वही चल रहा था जो आज सुबह मेरे दिमाग में था। और यही इन स्रोतों की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मानना है कि ये निबंध सिर्फ साहित्य या लिटरेचर के पुराने पन्नों का ढेर नहीं है। तो क्या है ये? ये इंसान की सेल्फ डिस्कवरी का सबसे असरदार उपकरण है। देखिए, आज के वक्त में जहां हर कोई अपना एक बहुत ही पॉलिश्ड, फिल्टर किया हुआ एक बनावटी रूप दुनिया के सामने पेश करता है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो यही चलता है। सही कहा। तो ये प्राचीन लेखक आकर हमें सिखाते हैं कि बिना किसी फिल्टर के अपने असली और थोड़े बिखरे हुए रूप को स्वीकार करना कितना अहम है। तो सबसे पहले यही क्लियर करते हैं कि ये व्यक्तिगत निबंध आखिर किसी न्यूज़ आर्टिकल या एकेडमिक पेपर से अलग कैसे होता है। लोपे अपनी प्रस्तावना में एक शब्द का बहुत जिक्र करते हैं, इंटीमेसी या अंतरंगता। इंटीमेसी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, उनका कहना है कि इसका लहजा बिल्कुल बातचीत जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आपसे किसी स्टेज से भाषण दे रहा है, बल्कि ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई दोस्त आपके बगल में बैठकर अपने सबसे गहरे राज आपसे फुसफुसा रहा हो। एकदम नेचुरल और ऑनेस्ट। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी इसमें, वो ये कि लोपार्टे कहते हैं एक निबंधकार या एसेस अक्सर खुद को एक आइडलर यानी फुर्सत में रहने वाले इंसान के रूप में पेश करता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? वही तो, मुझे तो फुर्सत में होना या आइडलर होना हमेशा से एक नेगेटिव बात लगती आई है। क्या ये उस आलसी दोस्त की तरह नहीं है जो किसी पार्टी में सबसे अलग एक सोफे पर बैठकर बस लोगों को जज करता रहता है जबकि बाकी सब काम कर रहे होते हैं? ये बहुत आम धारणा है, पर यहाँ आइडलर होने का मतलब निकम्मापन या आलस्य बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक मानसिक ठहराव है। मानसिक ठहराव? हाँ, सोचिए, जब आप एक ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ रहे होते हैं तो क्या आप अपने आसपास की बारीक चीजों को नोटिस कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान तो बस दौड़ने पर होता है। बस एक एसेस्ट सोसाइटी के उस ट्रेडमिल से जानबूझकर नीचे उतर जाता है। वो अपने लिए फुर्सत निकालता है ताकि वो उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सके जिन्हें काम में अंधे हो चुके लोग रोज इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो वो भाग नहीं रहा, वो रुककर देख रहा है। सही पकड़ा आपने। ये जो फुर्सत है, ये सोसाइटी की उस प्रोडक्टिविटी की अंधी दौड़ के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। एक एसेस्ट इसलिए खाली बैठा है ताकि वो सोसाइटी का और खुद के दिमाग का एक माइक्रोस्कोप से अवलोकन कर सके। ओह वाह! तो ये आलस्य नहीं है, ये अपनी एनर्जी बचाकर किसी और दिशा में लगाना है। जैसे वो पार्टी वाला दोस्त नाचते हुए लोगों को फालतू में जज नहीं कर रहा, बल्कि ये देख रहा है कि कौन सा शख्स अकेलेपन से बचने के लिए जबरदस्ती नाचने का नाटक कर रहा है।
एकदम सटीक एनालॉजी है। वो डीप ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसकी फुर्सत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना इस ठहराव के वो अंतरंगता और वो कन्फेशन आ ही नहीं सकता जो एक पर्सनल ऐसे की आत्मा होता है। यहाँ से बात वाकई में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस ठहराव को ढूंढने निकले हैं तो हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ ठहराव का नामो निशान नहीं था। आप प्राचीन रोम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्राचीन रोम। सेनेका, जो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका नाम है ऑन नॉइज। अब आप सोचेंगे कि रोम का एक अमीर दार्शनिक किसी शांत पहाड़ पर बैठकर लिख रहा होगा, पर नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो एकदम उल्टा ही किया। हाँ, सेनेका ने अपने रहने के लिए एक सार्वजनिक स्नानागार यानी एक पब्लिक बाथ हाउस के ठीक ऊपर वाला कमरा चुना था। वो लिखते हैं कि वहां दिन रात कसरत करने वालों की आवाजें, पानी में कूदने की छाप छाप और चोरों के पकड़े जाने पर होने वाली चीख पुकार आती थी। यहां तक कि सॉसेज बेचने वालों का लगातार शोर आता रहता था। बाप रे, सुनकर ही सरदर्द हो जाए। वही तो। लेकिन यही सेनेका का सबसे बड़ा प्रयोग था। वो कहते हैं कि इस भारी हंगामे के बीच भी उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया था। मुझे ये पढ़कर तुरंत अपने स्मार्टफोन की याद आई। स्मार्टफोन? वो कैसे? क्योंकि आज का वो स्नानागार हमारा फोन ही तो है। लगातार आते नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस जो हर सेकंड हमारा ध्यान भंग करते हैं। हम भी तो उसी शोर में बैठे हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सेनेका का बाथ हाउस सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, ये हमारे मानसिक स्थिति का एक मेटाफर है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, सेनेका का संदेश ये है कि शांति किसी जगह पर नहीं मिलती। हम कितनी बार सोचते हैं कि बस एक बार मैं पहाड़ों पर वेकेशन पे चला जाऊं तो मुझे शांति मिल जाएगी, पर वहां जाके भी हमारा दिमाग उतना ही अशांत रहता है ना? हाँ, दिमाग तो वही रहता है हमारे पास। बस वही सेनेका हमें बता रहे हैं कि शांति बाहर के शोर को चुप कराने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शोर को फिल्टर करने में है। अगर आपका इनर कोर शांत है तो दुनिया का कोई भी बाथ हाउस या नोटिफिकेशन आपको हिला नहीं सकता। क्या बात है। और इस स्टोइक दर्शन का असर उनकी आम जिंदगी में भी साफ दिखता था। उनका एक लेख है स्लेव्स, जिसमें वो उस दौर की सामाजिक परंपराओं पर सीधा हमला करते हैं। हाँ, रोम में गुलामों की स्थिति तो बहुत खराब थी। बहुत ज्यादा। उन्हें प्रॉपर्टी या जानवरों की तरह देखा जाता था। लेकिन सेनेका ने साफ लिखा कि गुलाम भी इंसान हैं, वो हमारे रूममेट्स हैं, हमारे साथी हैं, क्योंकि किस्मत का पहिया कभी भी घूम सकता है। ये उस समय के हिसाब से कितनी क्रांतिकारी बात थी। सच में ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में बोलना। लेकिन सेनेका के ही समकालीन एक और दार्शनिक थे, प्लूटार्क। उनका एक लेख है कॉन्सोलेशन टू हिज वाइफ। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ी उलझन हुई। क्यों, क्या हुआ इसमें? दरअसल उनकी 2 साल की छोटी सी बच्ची का निधन हो गया था। और ऐसे वक्त में जब किसी को टूट कर रोना चाहिए, प्लूटार्क अपनी पत्नी को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो उन्हें शोक में संयम बरतने की सलाह देते हैं। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे तो बहुत अजीब लगा। वो कहते हैं कि बच्ची के गुजर जाने के दुख पर फोकस मत करो, बल्कि उसने जो 2 साल हमें खुशियां दी उस पर ध्यान दो। मैं सच कहूं तो मुझे ये बहुत कोल्ड और कठोर लगा कि अब अपने ही बच्चे की मौत पर इतना लॉजिक लगाना इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है। पहली नजर में ये सच में बेहद कठोर लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्लूटार्क अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके मनोविज्ञान को थोड़ा गहराई से समझें तो वो अपनी पत्नी या खुद को रोने से नहीं रोक रहे थे। तो फिर वो क्या कर रहे थे? वो दुख के उस बेहद गहरे समुंदर में एक लाइफ राफ्ट यानी बचाव की नाव बना रहे थे। उनका मानना था कि अत्यधिक शोक एक वक्त के बाद हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर दुख मनाना बच्ची के प्यार की बजाय खुद को सजा देने का एक जरिया बन जाता है। यानी दुख जब आदत बन जाए। बिल्कुल। प्लूटार्क का तर्क ये था कि क्या हमारी बच्ची हमें इस तरह रोते हुए देखना चाहती? नहीं ना, तो उसकी मौत के दर्द को उसकी जिंदगी की खूबसूरती पर हावी क्यों होने दिया जाए? ये कठोर नहीं है, ये दरअसल एक बहुत गहरा और मैच्योर्ड प्यार है। ये तो मैंने इस बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था। यही प्राचीन रोम के निबंधों की असली पहचान थी, अपनी सबसे गहरी पीड़ा और दर्द को भी अपने तार्किक दिमाग से संतुलित करना। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। मतलब लॉजिक हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि दुख को बर्दाश्त करने का एक टूल है। सही कहा। तो चलिए अभी स्टोइक कंट्रोल और लॉजिक की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर रोम में लोगों ने शांति और दुख दोनों को दिमाग से कंट्रोल करना सीखा, तो ईस्ट
यानी जापान और चीन के लेखकों ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। हाँ, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस परफेक्शन और कंट्रोल की उम्मीद ही छोड़ दी। बिल्कुल। जापान की से शोनोगॉन का ही उदाहरण लेते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा, हेटफुल थिंग्स, यानी चुढ़ाने वाली चीजें। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। कमाल का लेख है ये। उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जिसमें लिखा था कि उन्हें क्या नापसंद है। जैसे वो मेहमान जो जल्दी वापस जाने का नाम नहीं लेते, हाँ, जो जमकर बैठ जाते हैं। वही, या फिर रात को सोते वक्त मच्छर का कान के पास भिनभिनाना, छुपकर आने वाले प्रेमियों का मूर्खों की तरह शोर मचाना, या गाड़ियों के पहिए की चरमराहट। पढ़ने में ये सब बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आज लोग ट्विटर पर अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हैं। एकदम वैसे ही रैंट्स। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसी आम गॉसिप और चुगलियों को इतना महान साहित्य क्यों माना जाता है। क्योंकि शोनोगॉन यहाँ सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रही हैं, वो उस दौर की एंथ्रोपोलॉजी लिख रही हैं। जिन बातों को आप गॉसिप कह रही हैं, वो दरअसल माइक्रो ऑब्जर्वेशंस हैं। माइक्रो ऑब्जर्वेशंस, यानी छोटी छोटी बातों पर गौर करना। बिल्कुल। इतिहास की किताबें हमें ये बताती हैं कि 10वीं शताब्दी में जापान का राजा कौन था, उसने कौन सी जंग लड़ी। पर शोनागॉन का ऐसे हमें बताता है कि उस वक्त के कोर्ट में लोगों की मेंटल स्टेट क्या थी, उनका दिखावा कैसा था, उनकी हिपोक्रेसीज क्या थी। अच्छा, तो वो समाज का आईना दिखा रही थी। हाँ, और उन चिड़चिड़ाहटों में एक इंसान की सच्चाई छिपी होती है। जब आप किसी को बताते हैं कि आपको किस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, तो आप अनजाने में अपने खुद के कैरेक्टर का सबसे सच्चा हिस्सा दुनिया के सामने खोल कर रख देते हैं। और यही तो पर्सनल ऐसे का मिशन है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी डेली की जो कंप्लेंट्स हैं वो मेरी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा एक्सरे हैं। एकदम सही। और ईस्टर्न दर्शन में सिर्फ चिड़ी नहीं, इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट भी किया गया। जैसे केंको, उन्होंने एसेज इन आइडलनेस लिखा। केंको का नजरिया और भी हटकर लगता है मुझे। हाँ, उनकी फिलॉसफी बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि हर कोई चेरी ब्लॉसम्स को तब देखना चाहता है जब वो पूरी तरह खिले होते हैं, लेकिन केंको को मुरझाते हुए, पेड़ से गिरते हुए फूलों में, या बादलों के पीछे छिपे हुए आधे अधूरे चांद में ज्यादा खूबसूरती नजर आती है। मुझे पहले लगा कि ये थोड़ा डिप्रेसिंग फिलॉसफी है कि भाई हमेशा मिटने वाली या अधूरी चीजों में मजा ढूंढो, पर फिर मैंने सोचा शायद इसमें एक बहुत बड़ा कंफर्ट छुपा है। और आपके हिसाब से वो कंफर्ट क्या है? यही कि हमें हमेशा परफेक्ट नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। देख, वो कंफर्ट ये है कि इंसान को हमेशा परफेक्ट होने का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। केनको हमें समझाते हैं कि नेचर में कुछ भी परमानेंटली परफेक्ट नहीं होता। हर चीज डिके होती है, पुरानी पड़ती है, मुरझाती है। सही बात। तो हम इंसान क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारा शरीर, हमारा करियर या हमारे रिश्ते हमेशा एकदम फुल ब्लूम में रहेंगे? जब हम उजड़े हुए फूलों में सुंदरता देखना सीख लेते हैं, तो दरअसल हम अपने खुद के बुढ़ापे, अपनी खुद की गलतियों और अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना सीख रहे होते हैं। इस फिलॉसफी से दिमाग को जो शांति मिलती है, वो बेमिसाल है। ये वाकई बहुत लिबरेटिंग थॉट है। और इसी ईस्टर्न फिलॉसफी में ओयांग शू का प्लेजर बोट स्टूडियो भी आता है। हाँ, ये एक बड़ा ही दिलचस्प पैसे है। वो एक सरकारी अफसर थे और उन्होंने अपने दैनिक दफ्तर के एक स्थिर जमीन पर बने कमरे को नाव या बोट का नाम दे दिया था। काफी तूफानी जिंदगी रही उनकी। हाँ, फिर भी वो अपने उस शांत ईंट पत्थर के दफ्तर को नाव बुलाते हैं। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा ये कितना सुंदर पैराडॉक्स है। ये दर्शाता है कि ठहराव में भी हम कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में हैं। वक्त एक ऐसी नदी है जो हमें बहा कर ले ही जा रही है, चाहे हम एक जगह चुपचाप क्यों ना बैठे हों। ये आभास हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है। बिल्कुल। ओयांग शू उस कमरे को नाव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कमरा या महल उन्हें वक्त के थपेड़ों से बचा नहीं सकता। जीवन की अनिश्चितता को उन्होंने अपना नियम बना लिया था, ठीक केंको के मुरझाते फूलों की तरह। कमाल है। आइए अब अपनी इस यात्रा को एक ऐसे शख्स पर लाकर रोकते हैं जिसने न सिर्फ संयम और ठहराव की बातें की बल्कि इस ऐसे शब्द को ही इजाद किया, मिशेल डे मोंटेन। हाँ, द फादर ऑफ द पर्सनल एसे। हाँ, अगर हम कहें कि व्यक्तिगत निबंध एक आईना है तो मोंटेन ने उस आईने से सारे फिल्टर हटा दिए। वो एकदम नंगी और बेबाक सच्चाई पेश करते थे।
उनका लेख ऑफ बुक्स जब मैंने पढ़ा तो लगा जैसे कोई मेरा ही हाल दिल बयान कर रहा हो। ऐसा क्या लिखा था उन्होंने? मॉन्टेन कहते हैं कि वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें बहुत विद्वान या समझदार बनना है, वो सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं। यहाँ तक कि वो सिसरो जैसे प्राचीन काल के सबसे महान और सम्मानित लेखक की भी आलोचना करने से नहीं कतराते। सिसरो की आलोचना? वो तो बहुत बड़े लेखक थे। वही तो, वो कहते हैं कि सिसरो बहुत लंबी चौड़ी पका देने वाली भूमिकाएं बांधते हैं। मॉन्टेन को वो लोग पसंद है जो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे पढ़कर बड़ा मजा आया। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर 16th सेंचुरी में जहां लोग रिलीजन और रॉयल्टी के बारे में बड़ा संभाल कर लिखते थे, मॉन्टेन में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो किसी भी चीज़ को इतनी बेबाकी से जज कर सके? ये तो सोचने वाली बात है। उनकी ताकत थी उनका अपना दिमाग, जिसे उन्होंने एक लैबोरेटरी मान लिया था। उनका मानना था कि इंसानी तजुर्बा हर जगह एक जैसा है। अगर वो अपने दिमाग का सबसे ईमानदार विश्लेषण दुनिया के सामने रख देंगे तो लोग खुद ब खुद उससे रिलेट करेंगे। और वो हिम्मत कभी-कभी एक ऐसी दिशा में चली जाती थी जो सामाजिक रूप से चका देने वाली थी। जैसे उनका एक ऐसे है ऑफ अ मॉन्स्ट्रस चाइल्ड। हाँ, ये काफी डीप है। इसमें वो एक ऐसे जुड़वा बच्चे के बारे में लिखते हैं जिसके 2 धड़ और एक सिर था। उस वक्त के समाज में ऐसे बच्चे को देखकर लोग डर जाते थे, उसे ईश्वर का श्राप या शैतान का रूप मानते थे। लेकिन मॉन्टेन को डर नहीं लगा। उन्होंने उसमें भी लॉजिक ढूंढ लिया। एकदम। उन्होंने बड़ी शांति से लॉजिक लगाया कि इस विशाल सृष्टि में कुछ भी नेचर के खिलाफ नहीं हो सकता। नेचर की औकात हमारी समझ से बहुत बड़ी है। जो चीज़ हमें अजीब या डरावनी लगती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा नजरिया बहुत छोटा है। ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। हम उन चीज़ों से डर जाते हैं या उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें नॉर्मल नहीं लगते। पर मॉन्टेन कह रहे हैं कि नॉर्मल जैसी कोई चीज़ असल में होती ही नहीं है। प्रकृति में असीम विविधता है और उसे समझने के लिए हमें अपने प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह को तोड़ना होगा। हाँ, और जब पूर्वाग्रह तोड़ने की बात आती है तो उनका एक और निबंध है ऑन सम वर्सेस ऑफ वर्जिल, जो आज के समाज में भी काफी हलचल मचा सकता है। बिल्कुल, उस ऐसे में उन्होंने बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स छुए हैं। इसमें मॉन्टेन बुढ़ापे, सेक्स और विवाह पर ऐसे विचार रखते हैं जो किसी भी जमाने में टैबूज माने जाते हैं। वो काफी खुलेपन से बात करते हैं कि बुढ़ापे में खुद को खुश रखने के लिए वो कैसे कामों ख्यालों का सहारा लेते हैं। ये उनकी ऑनेस्टी का एक और एग्जाम्पल है। और विवाह पर उनका लॉजिक तो बहुत ही अलग था। उनका कहना था कि विवाह एक प्योरली सामाजिक समझौता है जो परिवार चलाने के लिए होता है, इसलिए इसमें वासना या रोमांटिक प्रेम का अंधापन नहीं होना चाहिए। वो प्यार और शादी को 2 बिल्कुल अलग खानों में रखते थे। काफी प्रैक्टिकल पर कंट्रोवर्शियल विचार है ये। अब देखिए, हमें लग सकता है कि मॉन्टेन के ये विचार बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, हमारा यहाँ इन विचारों को प्रमोट करने या उन्हें सही या गलत साबित करने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम बस उनकी बातों को समझ रहे हैं। चाहे किसी की आइडियोलॉजी लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग, सोचना ये है कि उस 16th सेंचुरी के समाज में ऐसी बातें लिखने का साहस कैसा रहा होगा। वो उस दौर के समाज के ढोगलेपन को टारगेट कर रहे थे। वो पूछते थे कि हम हत्या या चोरी जैसी भयानक और बुरी बातों पर तो पब्लिक में खासकर बात कर लेते हैं, लेकिन अपनी सबसे प्राकृतिक जरूरत यानी सेक्स पर बात करने से शर्माते क्यों हैं? और यही वो पॉइंट है जो मॉन्टेन को आम लेखकों से अलग कतार में खड़ा करता है। वो हिपोक्रेसी का, उन दोगले स्टैंडर्ड का पर्दाफाश कर रहे थे। मॉन्टेन का लक्ष्य सिर्फ सेक्स या रिलीजन पर बात करना नहीं था, बल्कि इस बात को हाईलाइट करना था कि हम इंसान खुद से कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। हम खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं। सही कहा। हमें लगता है कि हमारे कुछ विचार बहुत गंदे या बुरे हैं जिन्हें छुपाना चाहिए, पर मॉन्टेन अपने गुस्से, अपने किडनी स्टोन्स के दर्द, अपनी मेमोरी के खराब होने, यहाँ तक कि अपने डर, सब कुछ पन्नू पर डाल देते थे। कुछ नहीं छुपाते थे वो। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगता था कि अगर मैं एक परफेक्ट इंसान का नाटक करूंगा तो मैं पढ़ने वालों को धोखा दे रहा हूं। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं उतना ही अजीब, उतना ही फ्लॉज से भरा और उतना ही साधारण इंसान हूं जितने तुम हो। और इस लेवल की ईमानदारी ही पर्सनल एसे का सबसे बड़ा रूल बन गई। कमाल है। तो अगर हम इन सभी महान स्रोतों और उनकी स्टोरीज का निचोड़ निकालें तो ये साफ हो जाता है कि एक व्यक्तिगत निबंध सिर्फ लिटरेचर का एक शौकिया जॉनर नहीं है, ये अपने आप में एक दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है ये। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी आत्मा की धुंध को थोड़ा और क्लियरली देख पाते हैं।
चाहे वो सेनेका की तरह दुनिया के शोर शराबे में अपनी अंदर की शांति ढूंढना हो, या प्लूटार्क की तरह अपने दुख को लॉजिक के जरिए संभालना हो, हाँ, या फिर ईस्ट की तरफ जाएं तो से शोनागोन की तरह किसी छोटी सी चिड़चिड़ाहट में मानव स्वभाव को पढ़ना हो, और किनको की तरह इस अपूर्णता में, उन मुरझाते फूलों में जिंदगी की सच्चाई और कंफर्ट ढूंढना हो, और अंत में मोंटेन की तरह सोसाइटी की परवाह किए बिना खुद को बिल्कुल नंगा और ईमानदार तौर पर पेश करना हो। ये सब हमें इंसान होने का ठीक वही मतलब समझाते हैं जो शायद कोई मॉडर्न एक्सरे मशीन कभी नहीं समझ पाएगी। और अगर हम ध्यान दें तो ये पुरानी बातें आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में सबसे बड़ा एंटीडोट है। सबसे बड़ी दवा है। केशन से थक चुका है, तब ये निबंध हमें सिखाते हैं कि थोड़ा रुको, ठहर जाओ, वो आइडलर बनो जो उस ट्रेडमिल से उतरकर ये देखता है कि आखिर हम दौड़ क्यों रहे हैं। ये स्रोत हमें अपनी ही कमियों और छोटी छोटी गलतियों पर मुस्कुराना सिखाते हैं, ताकि हम खुद पर इतना सख्त ना हों। सही बात है। जब हम खुद की खामियों को इतनी डीप लेवल पर और ईमानदारी से समझ लेते हैं तो हमें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और परफेक्शन की रेस से खुद को आज़ाद कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और इस आज़ादी के एहसास के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज हमारे पास पिछली किसी भी सदी के मुकाबले अपनी बात कहने के लिए सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्लॉग्स हैं, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह लोग लिख रहे हैं। हम लगातार लिख रहे हैं, अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं। पर क्या हम मोंटेन या शोनागोन की तरह सच में ईमानदार हैं? एक पल के लिए सोचिए लोगों, आपने आखिरी बार कब किसी सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी कोई रियल इनसिक्योरिटी या कमजोरी शेयर की थी? वो भी बिना किसी फिल्टर के। हाँ, बिना किसी फिल्टर या बिना लोगों की सहानुभूति बटोरने के इरादे से। क्या हम आज एक ऐसी दुनिया नहीं बना चुके हैं जहां हम सब अपना एक चमचमाता हुआ बिल्कुल नकली और परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर लेकर घूम रहे हैं? टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट जरूर किया है, पर शायद उसने हमारी उस हिम्मत को छीन लिया है जिससे हम मिरर में अपनी अपूर्णता को देखकर मुस्कुरा सकें। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात किया आपने। शायद हमें किसी भी ऐप से ज्यादा उस फुर्सत और उस ईमानदारी की जरूरत है, ताकि इस दौर का सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत निबंध किसी इंटरनेट सर्वर पे नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्ममंथन में लिखा जा सके। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। असली ठहराव आज स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के उस पार हमारे अपने दिमाग में ढूंढने की जरूरत है। इसे खोजते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने खुद के दिमाग का विश्लेषण करते रहिए। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।